vibration of string fixed at one end एक एंड पे अगर स्ट्रिंग फिक्स्ड हो, दूसरा एंड उसका क्या हो, फ्री हो, ठीक है। यस सर। अगर मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है एल लेंथ की, उसको एक एंड पे फिक्स कर दिया गया, दूसरा एंड उसका क्या है, फ्री है। एक एंड उसका फिक्स्ड है और दूसरा एंड उसका फ्री है, और ये स्ट्रिंग है, धागा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अब जब इसका एक एंड फिक्स्ड और दूसरा एंड फ्री होगा, तो अगर मान लो एल लेंथ की स्ट्रिंग है, कितने लेंथ की है, एल लेंथ की, ठीक है बच्चे। एक एंड इसका फिक्स्ड, मतलब अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाए और यहाँ x इज इक्वल टू l, तो कौन सा वाला फ्री है, x इज इक्वल टू l वाला एंड फ्री है, और x इज इक्वल टू 0 वाला एंड फिक्स्ड है कि नहीं, बताओ, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो अगर हम वाइब्रेट कराएंगे इसको, तो इस एंड पे क्या बनेगा, नोड्स या एंटी नोड, नोड्स। सर नोड। और इस एंड पे क्या बनता है, हमेशा फ्री एंड पे एंटी नोड बनता है। तो लिखो कि क्या लिखोगे कि फिक्स्ड एंड पे क्या बनेगा, हमेशा वाइब्रेशन में फिक्स्ड एंड पे इसका नोड बनेगा और फ्री एंड पे इसका एंटी नोड बनेगा, ठीक है, क्लियर है। फिक्स्ड एंड पे क्या बनेगा, इसका नोड, और फ्री एंड पे इसका एंटी नोड बनेगा। तो देखो, अगर नोड और एंटी नोड बनता है तो कुछ ऐसा बनेगा, सपोज करो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है, ऐसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसे बनेगा, नोड और एंटी नोड। यस सर। यहाँ बन जाएगा क्या, नोड, और यहाँ बन जाएगा आपका एंटी नोड, ठीक है। अब नोड पे देखो, नोड x इज इक्वल टू 0 पे, एंटी नोड x इज इक्वल टू l पे, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, तो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 4 होता है कि नहीं, बोलो कितना होता है, लैम्डा बाई 4। अरे बताओ, नहीं आया समझ में। दो नोड और दो एंटी नोड के बीच, दो कंसेक्यूटिव नोड और दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 होती है ना। यस सर। तो एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4, यस सर। लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 हो गई है, तो लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल कि नहीं, बताओ, लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल। तो कोई आपसे कहे लैम्डा कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, 4L। 4L। लैम्डा कितना हो जाएगा, 4L। लैम्डा कितना हो जाएगा, 4L। लैम्डा हो जाएगा 4। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भाई, वेलोसिटी क्या होगी, अच्छा ये बताओ, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो वेलोसिटी तो हर फ्रीक्वेंसी की कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, चाहे वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, ठीक है। क्या चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करती है तो क्या चेंज करता है, लैम्डा। क्या चेंज करता है, अरे वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी ना, पता नहीं, अरे बोलो यार, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो देखो, न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा। अगर फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, 4L यस। है। और v कितना होता है, न्यू नॉट इज इक्वल टू v कितना होता है भाई, v अपॉन 4L हो गया। v कितना होता है आपका बताओ, अंडर रूट टी बाई म्यू। अरे बोलो, 1 अपॉन 4L अंडर रूट टी बाई म्यू, ये हो गई फंडामेंटल।
फंडामेंटल हो गई। कौन सी? फंडामेंटल। पूरा इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा क्या? समझ में नहीं आ रहा? अरे बताओ कंस्ट्रक्टिव कहाँ होगा, डिस्ट्रक्टिव कहाँ? अरे चल रहा है नहीं चल रहा है ये बताओ। मेरी Yes, आवाज sir. नहीं जा रही है क्या आप लोगों को? आ रही है सर। आ रही है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है यार? तो चल रहा है। ऐसा तो अरे सीधा सीधा है देखो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/4L अंडर टी बाई म्यू। चलेगा? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी निकाल दो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक। सेकंड हार्मोनिक की बात करें तो ऐसा बनेगा, ऐसा। अभी लेंथ कितनी हो गई? लेंथ कितनी बताओ? एल ही तो है। कितनी लेंथ है? एल ही तो है। अब देखो ये हो गया आपका नोड, ये हो गया आपका नोड, और ये हो गया आपका एंटी नोड। अब देखो नोड नोड के बीच कितनी डिस्टेंस? लैम्डा बाई 2, और यहां से यहां ये डिस्टेंस हो जाएगी लैम्डा बाई 4। Yes, sir. टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। तो टोटल लेंथ एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। 3 lambda by 4 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4। एल इज इक्वल, ठीक है। Yes, sir. तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थर्ड के सेकंड के लिए? 4 सेकंड ही तो है। by 4L by 3। तो लैम्डा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4L बाई 3। तो मुझे लगता है कि आप लोग निकाल लोगे फ्रिक्वेंसी सेकंड हार्मोनिक की। Yes, sir. ठीक है, सेकंड फ्रिक्वेंसी ना। तो ये हो जाएगा आपका v अपॉन लैम्डा 2। v कितना है आपका? 1/√t बाई म्यू। लैम्डा कितना है आपका? ये हो जाएगा 3/4L इंटू √t बाई म्यू। 3/4L √t बाई म्यू। 1/4L √t बाई म्यू इज व्हाट? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो देखो सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी 3 न्यू नॉट। चलेगा? बोलो। यस सर। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा हार्मोनिक? सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक की बात कर ले तो, थर्ड हार्मोनिक की बात कर ले तो देखो, थर्ड हार्मोनिक की बात करें ऐसे बनेगा। कहने का मतलब लास्ट में क्या रहेगा? लास्ट में क्या रहेगा? एंटी नोड रहेगा ना। यस सर। तो टोटल लेंथ हो गई एल। एल तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3/4 हो जाएगा 5 लैम्डा 3/4। लैम्डा 3 इज इक्वल टू हो गया 4L बाई 5। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी हो गई आपकी थर्ड फ्रिक्वेंसी, ये हो जाएगा 5/4L √t बाई म्यू। तो न्यू 3 इज इक्वल टू हो गया 5 न्यू नॉट। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी या फर्स्ट फ्रिक्वेंसी की बात करें। ठीक है, ये हो गया।
न्यू 3 इज इक्वल टू 5 न्यू नॉट। चलेगा? यस ठीक है। सर। अगर आप देखो रिलेशन न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 ऐसे देखो अगर रिलेशन आप, तो क्या रिलेशन आ रहा है फर्स्ट फ्रिक्वेंसी के साथ या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के साथ? ये आ रहा है 1 3 5 7 ऐसे। और जब दोनों एंड फिक्स था तब कैसी फ्रीक्वेंसी आ रही थी? 1 2 3 4 5 ऐसे ना? Yes. बोलो यस सर। कैसे आ रही थी? 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ रही थी ना? Yes, sir. यस नहीं आ रही थी? आ रही थी सर। क्लियर है ना? यस सर। Yes, अब sir. यहाँ क्या आ रहा है? ऑड नंबर्स आ रहा है, Sir, ऑड नंबर। yes, sir. तो अगर स्ट्रिंग एक एंड फ्री हो और दूसरा फिक्स हो, तो हमेशा ये दिमाग में बिठा लो कि जो फ्री एंड होगा वहां एंटी नोड बनेगा। और अगर फर्स्ट फ्रिक्वेंसी की बात या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1/4 इसको याद कर लो। और उसके बाद फर्स्ट फ्रिक्वेंसी सॉरी फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, जो भी आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। ठीक है? Yes, sir. तो ये हो गया आपका क्या? वन इन फिक्स्ड, वन इन फ्री, वन इन फिक्स्ड एंड वन इन 1 and 3. फ्री। दोनों केसेस हो गए फिक्स्ड और फ्री दोनों वाले। Yes, sir. क्लियर है? Yes, अब आ sir. जाओ आगे चलते हैं। लिखो लिखो हम लोग स्टैंडिंग वेव्स की बात कर रहे हैं ना? Yes, sir. अब आ जाओ लिखो साउंड वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात कर ही रहे थे हम लोग। साउंड वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात कर लिया था। उसकी कंडीशन देख ली थी कि पाथ डिफरेंस कितने का हो तो कंस्ट्रक्टिव होगा, पाथ डिफरेंस कितने का हो तो Yes, sir. डिस्ट्रक्टिव होगा। Yes, पाथ sir. डिफरेंस भाई फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, यही तो लिखा था हम लोगों ने। Yes, sir. ठीक है? फेज डिफरेंस अगर 0 का है या 2 पाई का है, फेज डिफरेंस अगर 0 का है, 2 पाई का है, 4 पाई का है, 6 पाई का है, ऐसे ऐसे मतलब तब n पाई होता n है. पाई का हो जाए, 2n पाई का, 2. Yes, sir. 2n पाई का ना, 2n पाई का ना, Yes, sir. 2n pi. तो 2n पाई का हो जाए अगर फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस अगर 2n पाई का हो जाए बच्चे, तो पाथ डिफरेंस कितने का होगा? तो अगर फेज डिफरेंस n पाई मतलब 0 2 4 6 8 मतलब 2n पाई का अगर फेज डिफरेंस हो जाए तो उस समय कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंस्ट्रक्टिव, Constructive होगा सर उस कंस्ट्रक्टिव टाइम होगा पे. ना। और कंस्ट्रक्टिव Yes, sir. होगा तो बच्चे जो पाथ डिफरेंस होगा वो हो जाएगा, वो n lambda हो जाएगा. यस, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हमने करा दिया था, एक बार फिर से मैं जो है रिकॉल कर देता हूं आपको। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए था ये, कंस्ट्रक्टिव के लिए कौन से कंस्ट्रक्टिव के लिए? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए। हम लोग ट्रांसवर्स वेव के लिए देखा था, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की भी बात कर लेते हैं हम लोग। इक्वेशन हमारा वही रहेगा, y इज इक्वल टू 2a cos sin kx cos ओमेगा t। ठीक है? Yes, sir. अब देखो 2 पाई को खा गया, ये हो जाएगा एन लैम्डा। एन लैम्डा किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव के लिए। मतलब अगर कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है अगर उसका दो वेव्स का, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन की वैल्यू 0 अगर हो जाए तो पाथ डिफरेंस 0 का, एन की वैल्यू 1 हो जाए तो लैम्डा, एन की वैल्यू 2 हो जाए तो 2 लैम्डा। मतलब एन वेरीज फ्रॉम 0 1 2 3 ऐसे। Yes, sir. ठीक है? तो यहाँ क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव। क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव। Constructive. ठीक है? अच्छा, डिस्ट्रक्टिव की बात कर ले तो 2 pi डिस्ट्रक्टिव plus कब आया 1 था? lambda. डिस्ट्रक्टिव आया था 2n + 1 लैम्डा बाई 2। Yes. अरे सही है ना? Yes, sir. Path difference 2n plus 1 lambda by 2 है. आया था ना?
यस सर। तो देखो फेज डिफरेंस कितने का, अगर पाई का फेज डिफरेंस हो जाए, 2 पाई माइनस के 1 लैम्डा इंटू में पाई पाई। का फेज डिफरेंस अगर हो जाए, या 3 पाई का, यस 5 सर। पाई का, 7 पाई का, ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ अगर देखा जाए n की वैल्यू 0 ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 2n+1 पाई का फेज डिफरेंस। यस सर। अगर 2n+1 का फेज डिफरेंस हो जाए तो पाथ डिफरेंस कितने का होगा जिससे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बने, तो पाथ 2n+1 लैम्डा बाय 2। पाथ डिफरेंस मैं रिकॉल करा रहा हूँ जल्दी से, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n+1 पाई, पाई पाई को खा गया तो ये हो जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2, ये हो गया पाथ डिफरेंस। यस सर। पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2, ये हो गया पाथ डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और पाथ। क्लियर है, तो ये हो गया पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब आ जाओ आगे पढ़ते हैं हम लोग। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए ये सब हो गया था। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड वेव्स भी पढ़ लिया। रिफ्लेक्टेड वेव्स में उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया, रिफ्लेक्टेड वेव्स के बाद स्टैंडिंग वेव्स हम लोगों ने पढ़ दिया। स्टैंडिंग वेव्स में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स हमने पढ़ लिया, लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं। तो आ जाओ लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं। लिखो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स। सर उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराओगे? चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स। कहाँ प्रोड्यूस होगी ये लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स? सर जहां लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या करेंगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में आएंगी और दो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एक दूसरे से क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी। यस सर। यहाँ वहां ये वेव बनेगी लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स में लिखो, देखो स्टैंडिंग वेव्स के एग्जांपल्स हैं, स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कॉलम, स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कॉलम, स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कॉलम। यस सर। सर जैसे कि होलो पाइप में। हाँ, स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कॉलम्स। देखो इसमें बात करते हैं हम लोग ऑर्गन पाइप की, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। सीधा सीधा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। लिखो ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। दो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन। क्लोज मतलब वन एंड क्लोज, ओपन मतलब दोनों एंड ओपन। दोनों एंड क्लोज नहीं, क्लोज का मतलब वन एंड क्लोज वन एंड ओपन। ओके सर। और ओपन का मतलब बोथ एंड ओपन, बोथ एंड ओपन। लिखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन। ब्रैकेट में लिख लेना वन एंड क्लोज वन एंड ओपन, दैट इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। दूसरा ओपन ऑर्गन पाइप, ये पंछी आए हैं अंदर, इसको भगा। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब बोथ एंड क्या ओपन। देखो कुछ नहीं। अच्छा यहाँ क्या होगा,
यहाँ कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे प्रोड्यूस होगी? जब एयर इससे पास होगा, क्या पास होगा इससे? एयर। जब एयर पाइप से पास कराएंगे ना, तो वो एयर क्या होगी, वाइब्रेट करेगी, और उसके बाद वाइब्रेट करने के बाद क्या होगा कि एक वेव प्रोड्यूस होगी। भाई एयर में कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर है? और ये टकराएंगी आपस में, फिर टकराने के बाद वो कैसी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं? लॉन्गिट्यूड में। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. मेरी बात समझ में आ रही? मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक्चुअली क्या है कि जब आप पाइप से एयर पास कराओ तो वो क्या होगा, इंड से टकराएंगी, उसके तो टकरा के रिफ्लेक्ट होंगी, एक तो जाएगी और दूसरी रिफ्लेक्ट भी होगी। Yes, sir. भाई दो वेव, दोनों की डायरेक्शन अलग हो, दोनों की डायरेक्शन अलग हो, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, और दो वेव अगर टकराती हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? स्टैंडिंग वेव्स। क्लियर सा फंडा? Yes, sir. अब अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स टकरा रही हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो, अगर ट्रांसवर्स वेव्स टकरा रही हैं तो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो, सॉरी ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो। तो यहाँ कैसी वेव्स टकरा रही है? लॉन्गिट्यूडनल। क्यों लॉन्गिट्यूडनल? क्योंकि यहाँ हम लोग अगर ऑर्गन पाइप की बात करें, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज हो, हम जब उसमें फूंक मारेंगे तो वो क्या होगा कि एयर वहां से पास होगी। एयर पास होने का मतलब है कि एयर में कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है? आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होती है। तो ये वेव्स एक तरफ से जाएगी, और उसके बाद फिर जो अगर एंड उसका क्लोज है तो उस क्लोज्ड एंड से क्या होगा, टकराएगी, फिर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। तो ये इधर से जाना और फिर वापस उधर से आना, दोनों वेव्स फिर से आपस में टकराएंगी और सुपर इम्पोज करेंगी, और क्या प्रोड्यूस करेंगी? लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करेंगी। करेंगी कि नहीं बताओ? क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो कि अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड एंड पाइप है या क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है, तो इसमें कैसी वेव्स प्रोड्यूस होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स जो प्रोड्यूस होंगी वो कैसी होंगी? तो देखा बनाते हैं। देखो ये है आपका वन एंड फिक्स्ड, सॉरी वन एंड क्लोज एंड अदर एंड इज ओपन, वन एंड क्लोज्ड एंड अदर एंड इज ओपन। Yes, sir. ठीक है, तो ये क्लोज्ड एंड हो गया, ये वाला क्लोज्ड एंड हो गया। ठीक है, और ये वाला आपका ओपन एंड है। अब देख बच्चे, जब इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो कैसी होंगी? देखो ऐसे, ओपन एंड में क्या होगा, हमेशा नोड्स के एंटी नोड। ओपन एंड में हमेशा क्या होगा? हमेशा एंटी नोड होगा। याद करो इसको, ओपन एंड में हमेशा क्या होगा? एंटी नोड। ओपन एंड हमेशा एंटी नोड, ओपन एंड हमेशा एंटी नोड, Antinode. और क्लोज्ड एंड हमेशा नोड। तो ये हो जाएगा एंटी नोड, ये हो जाएगा नोड। अगर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की बात करें या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें, तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है अगर, तो देखो ये है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। यहां जो वेवलेंथ हो जाएगी, देखो बताओ कितना हो जाएगी, सॉरी क्या कहते हैं उसको, इसका जो ये वेव प्रोड्यूस हुई है, इस वेव की लेंथ कितनी होगी? क्या वो λ1/4 होगी कि नहीं, ये बताओ भाई। एक नोड और जस्ट उसके बगल वाला एंटी नोड, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? λ1/4। ठीक है, तो ये हो गया आपका λ1/4 इज इक्वल टू किसके बराबर? एल के। क्यों? बोलो। तो λ1 कितना हो जाएगा? 4L।
वही जो पीछे अभी करते आए हम लोग, स्ट्रिंग के केस में किया हम लोगों ने। किसके केस में? स्ट्रिंग के केस में किया था ना अभी। तो यहाँ जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ये जो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4L आया, इससे फंडामेंटल अगर फ्रिक्वेंसी निकालोगे, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकालोगे तो कितनी हो जाएगी बताओ? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1/4L। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 1/4L इंटू V, ये तो होगा। अरे भाई V इज इक्वल टू यही Q इंटू लैम्डा। √T/Q। ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, साउंड वेव्स में क्या √T/μ होता है क्या? साउंड वेव की अगर आप बात करते हो तो साउंड वेव में वेव वेलोसिटी क्या होती है? जितनी स्पीड ऑफ लाइट हो, मतलब स्पीड ऑफ साउंड होती है, जितनी स्पीड ऑफ साउंड होती है उसमें। बोलो, भूल रहे हो ना सब कुछ? हैं? बोलो भाई, बोलो। पता नहीं, बट जितना साउंड, मतलब जितनी स्पीड ऑफ साउंड होती है। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कहां से आ गया? क्या स्पीड होती है? अच्छा, एयर में क्या स्पीड होती है? लाप्लास करेक्शन भी कुछ पढ़ा था तुम लोगों ने। अरे इसने तो फोन भी बंद कर दिया। फ्लूइड में क्या होती है? फ्लूइड में भी तो यही वेव्स प्रोड्यूस होती है। कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है फ्लूइड में? लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूडनल। फिर एयर में लॉन्गिट्यूडिनल। यस सर। क्या होता है स्पीड? गामा पी बाई रो। सर कल लिखाई तो थी आपने। वो स्ट्रिंग में होता है बच्चे, जहां सॉलिड मटेरियल होता है। ओके सर। लिक्विड और गैस में V इज इक्वल टू √K बाई रो, बल्क मॉडुलस अपॉन रो डेंसिटी। यस सर। सर K इज इक्वल टू, मतलब K क्या है? क्या चीज? यहाँ पर आपने K लिखा ना, गामा इंटू में P। गामा, ये लाप्लास करेक्शन था ना, न्यूटन ने बताया था √T बाई रो। लाप्लास ने कहा नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज किया उन्होंने? ये चेंज किया। नहीं, बोलो यार। यस सर। और स्पीड, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो थर्ड हो, चाहे वो फिफ्थ हो, चाहे वो सेवेंथ हो, हर जगह क्या रहेगी?
कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो सेम। सेम, अब देखो अगर हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा V/4L, होगा कि नहीं? V/4L। अगर हम लोग सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें, ये तो हो गया फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर हम लोग फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें तो देखो, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन किसमें? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। अगर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें तो देखो, ये ऐसे, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो देखो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात अगर करते हैं तो यहाँ हो गया आपका नोड, यहाँ हो गया आपका एंटी नोड, यहाँ हो गया आपका नोड, और यहाँ हो गया आपका एंटी नोड। तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी लैम्डा, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसे λ1 मान लो, पीछे वाले को λ0 मान लेना, या लैम्डा, चलो ठीक है, से चलो λ2 ही मान लेते, छोड़ो, तो ये हो जाएगा आपका λ2 फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। λ2 यहां से यहां तक ये हो जाएगा λ2/2, और ये हो जाएगा आपका λ2/4 ना, तो टोटल हो गया 3 λ2/4, किसके लेंथ के बराबर? L के। तो λ2 यहां से आगे अगर आप देखो तो हो जाएगा 4L/3, ठीक है। और अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ν2 इज इक्वल टू V/λ2, V/λ2 मतलब ये हो जाएगा 3V/4L, ठीक है। अगर हम इसे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सॉरी क्या कहते हैं उसको, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन से कंपेयर करें इसकी फ्रीक्वेंसी को, तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन से इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ν2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज ν1। ν2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ν1। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो Yes, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से 3 टाइम्स है, तो इसे एक्चुअली 3 टाइम्स है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, तो इसे हम लोग इससे कहते हैं थर्ड हार्मोनिक। क्या कहते हैं इसे? थर्ड हार्मोनिक। और सेकंड हार्मोनिक क्या होगा? नहीं होता है, अच्छा, मतलब इसमें ऑड नंबर ऑफ एब्सेंट हार्मोनिक रहता होते है। हैं। यस, इसमें एब्सेंट रहता है, ओके सर। इसमें एब्सेंट रहता है। क्या हो गया? थर्ड हार्मोनिक। क्या हो गया? ये थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, थर्ड हार्मोनिक। यस सर। ओके, अगर हम लोग, ये तो हो गया फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सॉरी फर्स्ट थर्ड मोड ऑफ हार्मोनिक। वाइब्रेशन। अगर हम लोग सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें, ऐसे, सॉरी थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड तो हो गया ना, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें तो देखो, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन लिख लो यहाँ,
थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, वो था सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, उससे पहले था फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को फंडामेंटल कहते हैं, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर देखें हम लोग, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखो बच्चे, यहां से शुरू करो, ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, ऐसा, 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 ये है आपका थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सर 5 टाइम ऑफ μ1। हाँ, तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में, फ्रीक्वेंसी जो होगी ν3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ν1। थर्ड मोड ऑफ Yes, sir. वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 5 टाइम्स ऑफ ν1, मतलब 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये हो यानी कि जाएगी आपकी fifth कौन सी harmonic। हार्मोनिक? फिफ्थ फिफ्थ हार्मोनिक। हार्मोनिक। ये है आपकी फिफ्थ हार्मोनिक। तो फर्स्ट हो गई, थर्ड हो गई, फिफ्थ हो गई। इसमें सेकेंड फोर्थ मतलब इवन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होते हैं, सॉरी ऑड नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होते हैं। इवन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। यस सर। अब आ जाओ बात करते हैं, लिखो। ये तो हो गया आपका ओपन एंड ओपन आर्गन पाइप, सॉरी क्लोज्ड आर्गन पाइप। अब देखो क्लोज्ड आर्गन पाइप में अगर एक एंड को फिक्स कर दिया जाए, कैसे? किसी मूवेबल पिस्टन से, किसी मूवेबल पिस्टन से एक एंड को क्या कर दिया जाए? फिक्स। भाई क्लोज्ड आर्गन पाइप में, क्लोज्ड आर्गन पाइप को कहने का मतलब है कि एक एंड उसका क्या होगा? फिक्स होगा, और दूसरा एंड क्या होगा उसका? एक एंड उसका क्लोज्ड होगा और दूसरा एंड उसका ओपन होगा। अगर क्लोज्ड को अगर क्लोज को ऐसे बनाया जाए, ऐसे ऐसे कि दोनों एंड ओपन कर दिया और दोनों एंड ओपन करके इसके एक एंड पे हमने क्या लगा दिया? कोई मूवेबल पिस्टन लगा दिया। तो अभी तो एक एंड फिक्स हो गया, एक एंड क्लोज हो गया, दूसरा एंड क्या हो गया? ओपन। तो ओपन आर्गन पाइप अभी हम आगे पढ़ेंगे, चला खैर अच्छा है कि हम लोग ओपन आर्गन पाइप पहले पढ़ लें फिर इसको पढ़ते हैं। तो आ जाओ, अब पढ़ते हैं हम लोग ओपन आर्गन पाइप। ओपन आर्गन पाइप पढ़ते हैं। देखो, लिखो ओपन आर्गन पाइप या ओपन एंड पाइप। ओपन एंड पाइप, इसमें फर्स्ट या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन लिखते हैं, तो और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो देखो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसा होगा? ये हो गया आपका ओपन एंड। इसमें यहां से चूंकि ओपन एंड है, इधर भी आपका ओपन है और इधर भी आपका ओपन है। तो यहाँ देखो, और ओपन एंड पे क्या बनता है? एक नोड बन जाएगी, दो एंटी नोड। ओपन एंड पे क्या बनता है? एंटी नोड। एंटी नोड। तो यहाँ भी एंटी नोड बनेगा और यहाँ भी बनेगा। तो यहाँ एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड। और जो वेव्स है वो वेव्स कैसी होनी चाहिए भाई? वो वेव्स सुपर इम्पोज होनी चाहिए, और दोनों एक आपकी जो है क्या नाम है उसका, एक दो वेव, दोनों में एक वेव उसकी रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए और एक वेव एक डायरेक्शन में, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलें और दोनों क्या करें? सुपर इम्पोज करें, तब आपकी स्टैंडिंग वेव्स बनती है। ठीक है, तो देखो दो वेव टकराएंगी, सुपर इम्पोज करेंगी और स्टैंडिंग वेव बनाएंगी, तो कैसा बनेगा इधर? इसका ये वाला एंड क्या हो जाएगा? एंटी नोड। ये हो जाएगा आपका नोड सर और ये हो जाएगा आपका एंटी नोड। अगर टोटल लेंथ इसकी L है, अगर टोटल लेंथ इसकी L है, और तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख लो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में
या फर्स्ट हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट हार्मोनिक अगर देखो इसका यहां से यहां तक कितने, इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक नोड और एंटी नोड, मतलब दो एंटी नोड के बीच वेवलेंथ कितनी होती है, λ/2 होगी कि नहीं होगी बताओ। तो यहां से या एक नोड एक एंटी नोड, एक नोड एक एंटी नोड, एक नोड एक एंटी नोड के बीच λ/4, एक नोड एक एंटी नोड के बीच λ/4, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा λ/2, ये हो जाएगा आपका λ1/2 इज इक्वल टू L। तो λ1 इज इक्वल टू 2L हो गया कि नहीं बताओ। तो λ1 इज इक्वल टू 2L हो गया। इसका मतलब अगर आप देखो तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी ν1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय व्हाट, λ1 दैट इज 2L। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L। दिस इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L। ठीक है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की या फर्स्ट हार्मोनिक की कह सकते हो फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं बच्चे। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ओपन ऑर्गन में, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखो, ये हो गया ऑर्गन पाइप, यहां से चले ऐसे, ये दिस इज सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, यहां देखो ये है आपका एंटी नोड, ये है नोड, ये है एंटी नोड, ये है नोड, ये है एंटी नोड। एंटी नोड इसमें ज्यादा होंगे, नोड कम होंगे। और केस में क्या है, ठीक है। अब देखो अगर यहां देखा जाए इसकी लेंथ मान लो कितनी है, L है, ये L लेंथ है, ये हो जाएगा आपका λ/4, ये λ/2, ये λ/4। तो यहां से यहां तक लेंथ हो जाएगी आपकी λ/4 λ/4, मतलब λ/2 λ/2 λ/2, मतलब लैम्डा, इसे आप कह सकते हो λ2 यहां से यहां तक। तो λ2 इज इक्वल टू L हो गया, λ2 इज इक्वल टू L हो गया। आप ऐसा समझ लो जैसे कि ये वैसे ही बन रहा है जैसे आपका बोथ एंड फिक्स्ड स्ट्रिंग था। ठीक है, तो यहाँ जो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ν2 इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन λ2, वेलोसिटी v अपॉन λ2, λ2 किसके बराबर है, L के। तो अगर आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा आपका 2 अपॉन सॉरी हाँ 2, ये हो जाएगा 2v अपॉन 2L। तो v अपॉन 2L आपका है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो v अपॉन 2L हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से अगर इसे कंपेयर करें तो सेकंड मोड ऑफ सॉरी फर्स्ट मोड सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा वो हो जाएगा आपका ν2 इज इक्वल टू 2ν1 होगा, ν2 इज इक्वल टू व्हाट, 2ν1 होगा कि नहीं होगा। ये हो गया सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक क्यों, क्योंकि ये 2 टाइम्स ऑफ व्हाट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसलिए सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप बढ़ते जाओ देखो फर्स्ट आया, फर्स्ट फंडामेंटल या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी आया आपका v/2L। अगर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी आया 2v/2L। ठीक है, इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसीज होगी उसका रेशियो क्या होगा,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी जो होगी उनका रेशियो क्या होगा? क्या उनका रेशियो 1:2:3:4 ऐसे करके होगा। ठीक है, अगर आप सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखें तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये आई। अगर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? देखो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी देखिए। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ν1 थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी ν3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ν1। करके देखना। ठीक है बच्चे, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी कितनी? ν3 3 टाइम्स ऑफ ν1। ऐसे ही nth मोड ऑफ वाइब्रेशन की अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन की अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो वो क्या आएगा भाई? nth मोड ऑफ वाइब्रेशन की अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो वो आ जाएगा आपका ν1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ν1। ν1 का क्या है यहाँ पे? ν1 इज व्हाट? ν1 इज द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है। ν1 क्या है? या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप इसे कह सकते हो। ν1 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बोलो कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताते रहो, नहीं तो ये सब आपका पड़ा हुआ है, बस आप इसे पढ़ते चलो, काम खत्म। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का अगर रेशियो देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चे? ν1:2:3 डैश 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 ऐसे। क्या फ्रीक्वेंसी का रेशियो आएगा? क्या 1:2:3 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, यस सर। ये आपके पेपर में पूछा जाता है। ओपन आर्गन पाइप और क्लोज्ड क्लोज ऑर्गन आर्गन पाइप। क्लोज आर्गन पाइप मतलब पूरी तरफ से क्लोज नहीं, जब तक हवा उससे पास नहीं होगी तब तक वो लॉन्गिट्यूडनल, वहाँ पे हाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो जब तक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं प्रोड्यूस होगा तब तक लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दो वेव चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे वो ट्रांसवर्स हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में आए और सुपर इम्पोज करें तो ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तकलीफ परेशानी बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा इस पे न्यूमेरिकल मार दो, फट से लिखो। इन एन ओपन आर्गन पाइप, इन एन ओपन आर्गन पाइप, open organ pipe, the fundamental frequency is 30 hertz. The fundamental frequency is 30 hertz. 30 hertz. 30 hertz. ठीक है, 30 hertz. If the organ pipe is closed, if the organ pipe is closed at one end, then what will be the fundamental frequency? 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 What will be the fundamental frequency? एक इंड उसका बंद कर दिया गया तब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है वापस। Then what will be the fundamental frequency? What will be the 60 hertz. कितना? 60 15? नहीं 60 60 बढ़ गया? यस सर। नहीं बेटा, सर देखो μ/12 इंटू में 2 कर देंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर 15 हर्ट्ज। 15 हर्ट्ज 15 होगा ना।
जब आप Yes. ओपन में देखो, ओपन में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो वेलोसिटी अपॉन 2L होती है कि नहीं बताओ? यस सर। Mm. और क्लोज में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? म्यू बाय वेलोसिटी अपॉन मतलब 4, नॉट न्यू, यस सर, वेलोसिटी। वेलोसिटी अपॉन 4L। ठीक है, स्पीड अपॉन 4, फिर वो 2 ओपन। इन। ठीक है, अब आपको ओपन का दिया है, यस सर। क्लोज का पूछ रहा है। ओपन का कितना है? 30। यस सर। तो v अपॉन 2L की वैल्यू कितनी हो गई? 30 हर्ट्ज। 30 हो गई। तो v न्यू 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 क्लोज की पूछ रहे हो आपसे। यस सर। ये हो जाएगा v अपॉन 1 4L अपॉन into 2 में 2। इंटू v अपॉन 2L। यस सर। v अपॉन 2L की वैल्यू कितनी हो गई? 30। 30। तो 1 अपॉन 2 इंटू 30, 15 hours. 50। Yes. उल्टा मतलब तुमने मल्टीप्लाई कर दिया दो का। हाँ सर। दो का क्या कर दिया तुमने? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। दो का मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड। दो का डिवाइड करना। यस सर। ठीक है, दो का क्या करना था? डिवाइड। डिवाइड। ठीक है, इससे क्या सीख मिली आपको? इससे क्या सीख मिली आपको क्वेश्चन से? इससे सीख ये मिली कि अगर दोनों की लेंथ सेम हो, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, अगर दोनों की लेंथ सेम है, आर्गन पाइप की लेंथ अगर सेम है, लेंथ अगर सेम है, तो बच्चे जो क्लोज्ड की फ्रीक्वेंसी होगी वो ओपन की आधी होगी, या जो ओपन की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्लोज्ड की कितनी होगी? 2 टाइम्स होगी। तो लिखो, इस क्वेश्चन से हमको क्या सीख मिलता है? इस क्वेश्चन से हमको ये सीख मिलता है कि जो ओपन आर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा क्लोज्ड आर्गन पाइप से 2 टाइम्स होगी, अगर दोनों आर्गन पाइप की लेंथ सेम है तो। दोनों आर्गन पाइप की लेंथ सेम है तो। दोनों ऑर्गन पाइप की लेंथ सेम है। आ जाओ, एक टर्म लिखो, बीट्स। बीट्स जानते हो क्या होता है? आप लोग गाना वाना सुनते रहते हो, क्या होती है यस बीट्स? सर। क्या होती है? जो मतलब ना हार्डली वो होते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, बोलो। फील, मतलब जैसे गाने में फील दिला देती है। साउंड की इंटेंसिटी का रेगुलर राइज या फॉल होना। यस सर। साउंड की इंटेंसिटी का रेगुलर राइज या फॉल होना कब? जब दो वेव्स इक्वल फ्रीक्वेंसीज के दोनों एक ही लाइन में ट्रेंड करें, ट्रेंडिंग अलोंग सेम लाइन और सेम डायरेक्शन में, ठीक है, चल के दोनों क्या करें? सुपर इम्पोज ईच अदर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बीट्स कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन थोड़ी सी लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीट्स पे लिखो कि द फिनोमेना ऑफ regular rise and fall, the phenomena of regular rise and fall in the intensity of sound, the phenomena of regular rise and fall in the intensity of sound, when
two waves of nearly frequencies is important. When two waves of nearly equal frequencies traveling along the same line, nearly equal frequencies traveling along the same line, along the same line, Yes, sir. and in the same direction, superimpose each other is called beats. Nearly equal two waves of nearly equal frequencies is very important. Underline picture. बिल्कुल कर देना. Yes, When sir. two waves कर of दिया, sir. nearly equal frequencies is very important. Phenomena of regular rise or fall of intensity of sound. साउंड की इंटेंसिटी में Yes, sir. के रेगुलर राइज और फॉल होने की फिनोमेना है ये. ठीक है. जब दो नियरली इक्वल वेव्स, इक्वल फ्रीक्वेंसीज की वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करके सुपर इंपोज कर. ठीक है. नियरली Yes, sir. हाँ, नियरली इक्वल मतलब अगर मान लो दो वेव्स हैं, एक वेव की फ्रीक्वेंसी ν1 है और दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी ν2 है बच्चे, ν2 है, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ω1 और ω2 कह लो, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होगा. इन दोनों जो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज होंगी अब नियरली इक्वल होंगी. कहने का मतलब है कि अगर ν1 ν2 से बड़ा है, अगर ν1 ν2 से बड़ा है तो कितना बड़ा होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली ν1 माइनस ν2 लेस देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए. लेस देन और इक्वल टू 10 हर्ट्ज. ऐसा देखा गया है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली लेस देन Equal to 10. 10 हर्ट्ज. अप्रोक्सीमेटली लेस देन और इक्वल टू 10 हर्ट्ज. अगर इतने फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है दोनों की, मतलब अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज में इतने हर्ट्ज का डिफरेंस है या उससे कम है, तब तो आपको बीट सुनाई देगा. और अगर इससे Yes, sir. ज्यादा के फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है तो बीट सुनाई नहीं देगा. क्लियर है कि नहीं है ये बताओ. Clear है, sir. ठीक है. फिनोमेना Yes, sir. है रेगुलर राइज और फॉल का. किसमें? इंटेंसिटी ऑफ साउंड. साउंड की इंटेंसिटी का रेगुलर राइज या फॉल के फिनोमेना को ही हम लोग क्या कहते हैं? बीट्स कहते हैं. Beat. कब? जब दो वेव की फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल हो और दोनों वेव सेम डायरेक्शन में क्या करें? ट्रेवल करें और ट्रेवल करके सुपर इंपोज करें. ठीक है. Yes, sir. बीट्स हमको कब सुनाई देगा? जब दोनों जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 10 से कम हो. ठीक है. 10 हर्ट्ज से कम होगा तो बीट्स हमको सुनाई देगा, अदरवाइज बीट सुनाई नहीं देगा. ठीक है. Yes, sir. बीट्स एक राइज और एक फॉल, एक राइज और एक Fall. फॉल को हम लोग क्या कहते हैं? बीट्स कहते हैं. बीट क्या होता है? वन बीट कहते हैं. क्या कहते हैं उसे?
1 beat. 1 बीट। जैसे इसे हम कहते हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं ये वाला, यहां से यहां तक है, इसे हम लोग कहते हैं एक टाइम पीरियड ना। Yes sir. क्या कहते हैं इसे? 1 टाइम पीरियड कहते हैं ना। Yes फिर से sir. उसके बाद वही रिपीट होता है बार बार। Yes sir. ठीक है, यहाँ बीट का मतलब हो गया एक बार जो उठा और फिर उसके बाद एक बार गिर जाएगा. ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से ये उठा, राइज हुआ, फिर फॉल हुआ। सर ये इरेगुलरिटी में होता है ना, अप एंड डाउन. हाँ, आपने देखा होगा पुराने समय में वो आता था। अभी तो शायद दिखाई नहीं पड़ता हम लोगों को, बड़ा वो होता है देखना, या हमने छोड़ दिया है देखना। मोबाइल अब चूंकि सब लोग यूज करते हैं तो वहां बीट्स दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे ऐसे राइज और फॉल होता है, ऐसे कभी बहुत ऊंचा कभी बहुत नीचा ऐसे हो जाता है। Yes ठीक sir. है, ठीक है। तो एक राइज और एक फॉल लिखो। 1 राइज एंड 1 फॉल, 1 राइज एंड 1 फॉल, 1 राइज एंड 1 फॉल, 1 फॉल। तो हम लोग क्या कहते हैं? 1 बीट, 1 राइज एंड 1 फॉल। किसमें 1 राइज एंड 1 फॉल? इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। 1 राइज एंड 1 फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी में। One rise and one fall in the intensity of sound is called 1 beat. Is called 1 beat. 1 beat. इसको एक बीट कहते हैं। और नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, उसे कहते हैं बीट की फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में जितनी नंबर ऑफ बीट्स बनी वो बीट फ्रीक्वेंसी बनती है. वो होती है बीट फ्रीक्वेंसी। Yes sir. Number of beats per second is known as what? Beat frequency. Beat frequency. Beat frequency. ठीक है, क्या कहता हूँ उसे? Beat frequency. फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसका अगर मैथमेटिकल इलिस्ट्रेशन देखना चाहते हो, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखना चाहते हो तो देख लो, आओ दिखाता हूँ। लिखो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स। मान लेते हैं दो वेव है, एक वेव y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t1, a sin ओमेगा 1t, और दूसरी वेव है मान लो y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 2t। ओमेगा 1 ओमेगा 2 आप लोग जानते ही हो क्या होता है। ओमेगा 1 हो गया आपका 2 पाई न्यू 1 और ओमेगा 2 हो गया आपका 2 पाई न्यू 2। ठीक है, 2 पाई न्यू 1 और 2 पाई न्यू 2। ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई न्यू 1, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ठीक है, अब देखो ये दोनों अगर सुपर इम्पोज करती तो सुपर इम्पोज करेंगी तो ये बन जाएगी y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। अब जो नई वेव बनेगी, नई वेव क्या होगी देखो, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 मतलब a साइन 2 पाई न्यू 1 इंटू टी। मैं उसको ओमेगा 1 को न्यू 1 के टर्म में लिख लिया तो 2 पाई न्यू 1 इंटू टी प्लस
a sin 2 पाई न्यू टू इंटू टी, दोनों सुपर इम्पोज करा दो। सुपर इम्पोज कराओगे देखो इक्वेशन क्या बनेगा, a आ जाएगा बाहर, सर टी भी तो हो जाएगा बाहर। क्यों टी क्यों बाहर आएगा, वो एंगल में है, उसके साथ साइन के साथ है ना, ये पूरा ये पूरा एक टर्म है यस सर। और वो साइन के साथ है, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि टी को बाहर कर लोगी तुम। तो यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दो, साइन सी प्लस साइन डी वाला, तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, कर दो अप्लाई, Yes. हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी 2 पाई न्यू 1 इंटू टी प्लस 2 पाई न्यू 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा आपका कॉस 2 पाई न्यू 1 इंटू टी माइनस 2 पाई न्यू 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, चलेगा क्या? अब देखो यहां से इसे निकालो 2 पाई सॉरी 2 पाई करो मैं 2a साइन, ये हो जाएगा आपका इसे 2 पाई बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा आपका न्यू 1 प्लस न्यू 2 बाई 2 इंटू टी, यस सर। और ये हो जाएगा कॉस 2 पाई यहां भी बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाई 2 इंटू टी, चलेगा? बोलो। यस सर। हाँ क्लियर है? यस सर। अब देखो इसको अगर हम लोग कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से और यहाँ लिख दें हम लोग एम्पलीट्यूड y, स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू a डैश साइन 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 बाई 2 इंटू टी, a डैश क्या हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड, और यहाँ एम्पलीट्यूड क्या होगा बीट्स का, देखो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, a डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एम्पलीट्यूड की a डैश इज इक्वल टू a डैश इज इक्वल टू 2a cos न्यू 1 माइनस न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाई 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई इंटू टी, ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, हो गया? यस सर। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा ये निकाल सकते हो, एम्पलीट्यूड शुड बी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड शुड बी मिनिमम, कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, तो लिखो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब बीट्स कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, यही तो मन नहीं आया सर आ रहा है। तो देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए देखो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए देख बच्चे, तो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, ये है आपका cos 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाई 2 इंटू टी, इसी में चेंज होना है, यस सर। cos 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम के लिए ये क्या हो जाना चाहिए,
सर 1 हो One? जाना चाहिए। प्लस माइनस 1 ना? यस सर, बट यहाँ पे तो प्लस आएगा ना, तभी मैक्सिमम होगा। क्यों माइनस में मैक्सिमम नहीं हो? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक जो है क्या है, एक आपका राइज या फॉल, कितना राइज हो रहा है मीन पोजीशन से या कितना फॉल हो रहा है मीन पोजीशन से, किसी साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही तो एम्पलीट्यूड होता है। वेव ऐसी है, चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, वेव आपकी ऐसी चलेगी। यस सर। तो ये भी तो ये एम्पलीट्यूड है, तो ये भी एम्पलीट्यूड है। ओके सर। ये प्लस ए में है और ये वाला नेगेटिव में। नेगेटिव ए में है, दोनों एम्पलीट्यूड ही, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। ओके सर। इसलिए कॉस की दोनों वैल्यू पे, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, दोनों पे मैक्सिमम होगा ये। तो देखो यहां देखो कब मैक्सिमम होगा ये, या तो क्या हो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो, प्लस या माइनस कुछ भी हो, 0 होगा तब मिनिमम हो जाएगा। अरे भाई ये वाला टर्म, मतलब अगर ये देखें हम लोग 2 पाई ν1 माइनस ν2 बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू, कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, जब वो 0 डिग्री पर होता है। जब 0 डिग्री पे हो, और माइनस 1 कब होती है, जब पाई पर हो। जब पाई पे हो। फिर 360 पे, 360 पे भी +1 आएगी। फिर आएगी वो 360 इंटू में 2, 180 ऐड 720 करो, मतलब पाई ऐड होता जाएगा उससे पहले। या पाई सर बढ़ता जाएगा, आप ऐसा समझो, यस कभी सर। प्लस कभी पाई माइनस होगा, कब, जब पाई बढ़ता जाएगा। तो पाई बढ़ाते बढ़ाते मतलब क्या, n पाई हो जाए। यस सर, n पाई। नहीं आया समझ में? सर आ गया। n की वैल्यू क्या हो जाए, होल नंबर्स। A1 2 0 1 2 3 ऐसे n की वैल्यू 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, ऐसे n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 0 पे 0, n की वैल्यू 1 पे पाई, n की वैल्यू 2 पे 2 पाई, n की वैल्यू 3 पे 3 पाई, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसा होगा। यहाँ देखो 2 2 से खा गया, इसको खा गया, पाई से पाई। पाई से पाई कहाँ खाएगा, अच्छा उधर से उधर, उधर से उधर मार रही हो, मार दो, पाई से पाई मार दो। तो t की वैल्यू कितनी आ गई देखो, सर t इज इक्वल टू n/v माइनस के v2। ν1 माइनस ν2, नॉट v माइनस u, v माइनस हाँ, v1 माइनस v2, t इज इक्वल टू n अपॉन ν1 माइनस ν2। ठीक है, यस सर। ν1 माइनस। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब कब मिलेगा आपको, जब चलो टाइम कितना हो जाए, मैक्सिमम। अरे भाई n की वैल्यू रखते जाओ ना, n की वैल्यू 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। तो देखो 0 रखोगे तो t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम, फिर t इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम, फिर t इज इक्वल टू 2 बाई ν1 माइनस ν2, t इज इक्वल टू 3 बाई ν1 माइनस ν2। इन सब पे क्या होता जाएगा उसका मैक्सिमम। मैक्सिमम। मैक्सिमम आइदर मीन पोजीशन से ऊपर साइड या मीन पोजीशन से नीचे साइड। और एक राइज एक फॉल को क्या कहते हैं हम लोग, 1 बीट कहते हैं। यस सर। तो मतलब एक राइज होगा और एक फॉल होगा, तो जब राइज होगा तब भी एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम, जब फॉल होगा तब भी उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। मैक्सिमम। उसी का टाइम वो बता रहा है आप। तो टाइम क्या हो जाएगा बताओ, किस टाइम पे होगा, तो टाइम हो जाएगा आपका 1 अपॉन ν1 माइनस ν2, इस पे मैक्सिमम होगा, फिर 2 अपॉन ν1 माइनस ν2, फिर किस पे मैक्सिमम होगा, 3 अपॉन ν1 माइनस ν2, इस पे n टर्म्स ऑफ। ऐसे ही nth टर्म पर।
ठीक है। टाइम इंटरवल क्या होगा दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा लिखो। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, सक्सेसिव मैक्सिमा। टू सक्सेसिव मैक्सिमा, दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा बता? सर 1 का गैप 1। हाँ, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन न्यू वन माइनस 1 अपॉन न्यू वन माइनस न्यू, यही तो होगा। यस सर। एक सक्सेसिव मैक्सिमा इस पे, दूसरा इस पे, यस कितना सर। हो गया 1 अपॉन न्यू वन न्यू 1 माइनस। माइनस न्यू 2। दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा। ठीक है। यस सर। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी लिखो। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम तो तभी होगा ना जब फ्रीक्वेंसी फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मान लो n है वो फ्रीक्वेंसी, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये तो फ्रीक्वेंसी होगी। और दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच को ही क्या कहते हैं हम लोग? टाइम पीरियड। दो सक्सेसिव मैक्सिमम के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। n इज इक्वल टू 1 अपॉन t, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भाई? n इज इक्वल टू 1 अपॉन t, 1 अपॉन न्यू 1 न्यू वन माइनस माइनस न्यू 2। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, दैट इज n इज इक्वल टू न्यू वन माइनस न्यू। यस सर। ठीक है। यस सर। यही जो n है ये क्या है? मोड में आना चाहिए ना फ्रीक्वेंसी की? हैं? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को मोड में नहीं लिखेंगे? मॉड ले लो, अगर न्यू वन, चाहे न्यू वन बड़ा हो सकता है या न्यू टू बड़ा हो सकता है, तो ऐसे लिख लो इसको। यस सर। ठीक है। एक राइज एक फॉल, एक राइज एक इज इक्वल। फॉल को क्या कहते हैं हम लोग? वन बीट। यस सर। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। एक बीट n इज इक्वल टू न्यू वन माइनस न्यू टू। न्यू 2। ठीक है। ऐसे ही किसके लिए निकाल लो? मिनिमम के लिए। तो लिखो एम्पलीट्यूड शुड बी मिनिमम। एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम कब होगा? एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम कब होगा? जब मिनिमम, जब cos 2 पाई न्यू वन माइनस न्यू टू अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0। यस सर। तो 0 कब होगा? पाई बाई 2 पे, 90 डिग्री पे। पाई बाई Yes, 2 या 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, मतलब इसे आप लिख सकते हो 2n plus 1 pi by 2 पे। न्यू वन माइनस न्यू टू बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, मतलब 2 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई ना। सर जहाँ pi n by की वैल्यू 2। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 ऐसे पाई पाई को खा गया, इधर 2 2 को खा गया, न्यू वन माइनस न्यू टू into 2 is t is equal to 2n plus 1,
तो t इज इक्वल टू क्या हो सर जाएगा? यहाँ पे 5/2 नहीं आएगा? हैं? बोलो 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 जल्दी जल्दी। क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? हाँ 5/2, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ सही बता रही थी, ठीक तो है। 2n + 1 5/2, ठीक है, सही बता रही। घबरा सर क्यों अभी रही? क्या होता है? ये बाइट, ठीक है। यस सर। तो टाइम हो जाएगा कितना? 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ν1 - ν2। अरे यही तो आएगा टाइम। यस सर। दो सक्सेसिव मिनिमम के बीच का टाइम इंटरवल, दो सक्सेसिव मिनिमम के बीच का टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा बोलो? सर यही हो जाएगा। n = 0 रखो तो ये जाएगा 1/2 ν1 - ν2, यस सर। और 2 रखोगी तो 3/2। तो देखो सर तब 5/, ये हो जाएगा 1। t इज इक्वल टू आएगा 1/2 टाइम्स ν1 - ν2, कॉमा फिर 3/2 टाइम्स ν1 - ν2, यस सर। फिर डैश डैश। यस सर। दो सक्सेसिव मिनिमम के बीच का टाइम इंटरवल, सर दो 1/, सक्सेसिव मिनिमम के बीच का टाइम इंटरवल हो जाएगा टाइम 1/, पीरियड, दैट इज ν1 - ν2। 3/2 टाइम्स ν1 - ν2 यस सर। माइनस 1/2 टाइम्स ν1 - ν2, तो 2 टाइम्स ऑफ। ये हो जाएगा 2/2 टाइम्स ν1 - ν2। चलेगा? सर 2 को खा गया तो t इज इक्वल टू आ गया 1/ν1 - ν2। वही आया जो मैक्सिमम के लिए आया। यस सर, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम। क्या हो गई? 1/टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, दैट इज ν1 - mod। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों में सेम है। चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, फ्रीक्वेंसी ν1 - ν2। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। लिख लो, दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इसको कहते हैं। क्लियर है? यस सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है ट्यूनिंग फॉर्क पे। ट्यूनिंग फॉर्क पे जानते हो ट्यूनिंग फॉर्क कैसा होता है? ऐसा घन्न बजता है। तुम लोग पता नहीं प्रैक्टिकल करते हो कि नहीं करते, हम लोगों ने किया था, कराया जाता था। सर नहीं कराते स्कूल में कुछ भी। वो घन्न करके बजता था, ऐसे ऐसे एक रबर का गुटका होता था, उस पे ऐसे मारते थे हम लोग और उसके बाद सुनते थे, उसकी बीट सुनते थे। तो क्लियरिटी तो होती नहीं थी क्योंकि 10th 11th की बात है, 11th की बात, लेकिन मतलब प्रैक्टिकल होता था, क्लियरिटी नहीं होती। फिर वैक्स लगाते थे उस पे। सर क्या करते थे उस पे? वैक्स लगाते। तो ये हो गया आपका। और इस फॉर्मूले पे ना क्वेश्चन पूछता है, और छोटा सा क्वेश्चन होता है, एकदम हल्का सा, और कंफ्यूजिंग थोड़ा सा रहता है। तो वो कंफ्यूजन ही दूर करना इंपॉर्टेंट है कि क्या कंफ्यूजिंग होता है, वही कंफ्यूजन ही दूर करना इंपॉर्टेंट होता है कि कब जो है हम लोग जो अननोन फ्रीक्वेंसी है उसको हम पॉजिटिव करेंगे, मतलब कब हम लोग ये फ्रीक्वेंसी बताएंगे, कब हम लोग ये फ्रीक्वेंसी बताएंगे, उसी का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। और वो कंफ्यूजन दूर तभी होगा जब आप उस पर न्यूमेरिकल बनाओ कि कब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, कब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। वैक्स लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, वैक्सिंग भी करते हैं उस पर, जिससे कि उसकी फ्रीक्वेंसी घटे या बढ़ जाए। घटेगी तब क्या होगा, क्या करेंगे, बढ़ेगी तब क्या होगा, ठीक है, अननोन जो फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी आपको दी होगी, फिर उसके बाद मतलब छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा बड़ा नहीं पूछता है, लेकिन हाँ अच्छा होता है क्वेश्चन। मतलब आप अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मुश्किल से 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए, ठीक है।
खींचते खींचते अभी एक चीज रह गया, डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स रह गया, ठीक। तो डॉपलर्स करेंगे, क्योंकि डॉपलर्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। बस उधर से आ रही है, ट्रेन उधर से आ रही है, आदमी यहाँ खड़ा है, तो बताओ उसको कितनी फ्रिक्वेंसी की आवाज सुनाई पड़ेगी, ठीक है। और कम फ्रिक्वेंसी की आवाज सुनाई पड़ेगी, ज्यादा फ्रिक्वेंसी की आवाज सुनाई पड़ेगी। अगर ऑब्जर्वर दौड़ रहा है तो क्या हो रहा है, अगर सोर्स आपके पास आ रहा है तो क्या होगा, सोर्स दूर जा रहा है तो क्या होगा, ठीक है। तमाम केस बनते हैं उसमें, 3-4 केस हैं, वो आप कल जो है हम लोग देख लेंगे, उसमें न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। कल ये चैप्टर हम द एंड करेंगे, ठीक है।